आज हम आपके लिए एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ। ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके पैर उतरे ज़मीन खिसक गए, दिल छू जाने वाली, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर करेगी। कि पहली कहानी दिल्ली की है। दोस्तों, यह कहानी दिल्ली की है। यहाँ घटना 21 जून की सुबह की है। उस दिन सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ घंटों में ही एक परिवार की जिंदगी खत्म हो गई, हमेशा के लिए बदल गई। पूरी जिंदगी। सीमापुरी थाना क्षेत्र में एक पुलिस अधिकारी नाइट ड्यूटी कर रहे थे। सुबह करीब 6 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को एक कॉल आता है। कॉल में बताया गया कि गार्ड के ब्लॉक स्ट्रीट फ्लैट नंबर एक फ्लैट में हीरालाल ने बिना समय गवाए यह सूचना दर्ज की है और अपने साथी हेड कांस्टेबल कर्मवीर को साथ लेकर तुरंत मोटरसाइकिल से घटनास्थल के पास रवाना हो गई। थाने से उसे फ्लैट की ओर दूरी लगभग 1 किमी की थी, इसलिए हीरालाल और कर्मवीर लगभग 10 मिनट में वहां पहुंच गए। जैसे ही वे वहां पहुंचने वाले थे, उन्हें देखा कि फ्लैट के बाहर कुछ लोग चिंतित और सदमे में बैठे हुए हैं। दोस्तों, और आपस में खड़े हुए हैं। सब लोग आपस में फुसफुसाकर बातें कर रहे हैं। हीरालाल ने जब उन लोगों से पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया कि इस फ्लैट में रहने वाले विनोद बिष्ट ने अपनी पत्नी रेखा पर हमला कर दिया है। हीरालाल तुरंत फ्लैट के अंदर गए और वहां का नजारा देखकर चौंक गए। कमरे के फर्श पर चारों ओर खून फैला हुआ था। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें बताया कि रेखा और उसका बेटा पुनीत पूरी तरह घायल है और दोनों को अस्पताल भेजा गया है। हीरालाल ने मौके पर ही हेड कांस्टेबल कर्मवीर और निगरानी के लिए छोड़ दिया और वो खुद अस्पताल की ओर निकल गई। जब जीटीबी अस्पताल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि रेखा की हालत बहुत गंभीर थी और उन्हें अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया है। उसका बेटा विनीत घायल था और उसका इलाज चल रहा था। हीरालाल विनीत से मिलने पहुंचे। विनीत ने बताया जब उसके पिता विनोद बिष्ट ने उसकी मां पर छापर तोड़ धारदार हथियार से हमला किया तो वह बीच में आया और मां को बचाने की कोशिश की। इस दौरान उसके पिता ने उस पर वार किए, जिससे उसकी हथेली गंभीर रूप से कट गई। हीरालाल ने विनीत का बयान तुरंत दर्ज कर लिया। इसके बाद उन्होंने इस पूरी घटना की जानकारी थाना में दिया। फिर रेखा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पोस्टमार्टम करके जीटीबी अस्पताल में मोर्चरी में रखवा दिया और बाकी कानून औपचारिकताएं पूरी की। थाना प्रभारी सचिव गौतम ने पूरी घटना की जानकारी दी। उन्हें अधिकारियों ने घटना स्थल के लिए जितने अधिकारी थे वो रवाना हो गए घटना स्थल को। वहां पहुंचकर विनोद बिष्ट के पूछताछ करने लगी। इसी बीच क्राइम टीम भी वहां पहुंच गई। दोस्तों, उन्होंने पूरा घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, जरूरी सबूत इकट्ठा किए, बाद में अस्पताल में भर्ती किए और विनीत से मिलने पहुंच गई। बच्चों से पूछताछ करने लगी। इसी बीच जानकारी और घटनास्थल की स्थिति को देखकर यह स्पष्ट हो गया कि हत्या और हमले के बीच पीछे कोई और नहीं बल्कि घर का मुखिया विनोद बिष्ट ही जिम्मेदार है। पुलिस ने उसी समय विनोद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के धारा 302 हत्या और 324 घातक हथियार से हमला के तहत मामला दर्ज कर लिया। पुलिस हरकत में आती है। पुलिस बिष्ट फरार हो चुका था। विनोद बिष्ट फरार हो चुका था। उसकी तलाश के लिए पूरी पुलिस टीम बनाई जाती है। कहाँ छिपा है, कहाँ छिप सकता है? मदन ने बताया कि विनोद शायद अपने पैतृक गांव पौड़ी गढ़वाल भाग गया है। पुलिस ने इस इनपुट पर काम करते हुए दिल्ली के सभी बड़े बड़े अड्डों पर, रेलवे स्टेशनों पर टीमों को तैनात कर दिया, लेकिन काफ़ी कोशिशों के बीच बावजूद पुलिस विनोद के हाथ नहीं लगा। विनोद पुलिस के हाथ नहीं लगा। टीमें खाली घर लौट आई। जब पुलिस ने अपने मुखबिरों को भी सतर्क कर दिया और उन्हें विनोद की जानकारी इकट्ठा करने के लिए मुखबिर से मिली जानकारी के बाद अतिरिक्त थाना प्रभारी अपनी पुलिस टीम को साथ लेकर विनोद के फ्लैट के पास पहुंचे। फ्लैट के पास पहुंच के पुलिस जब निगरानी करती है, कुछ देर बाद एक शख्स आकर बताता है कि पास ही एक पार्क में एक आदमी छिपा हुआ है। पुलिस तुरंत उस जगह पहुंची और वहां शख्स को पकड़ लिया। जांच में पता चला कि वह और कोई नहीं बल्कि विनोद बिष्ट था। उसके कंधे पर एक पिट्ठू बैग टका हुआ था। जब पुलिस ने बैग की तलाशी की तो उसमें देखा कि एक जोरदार तेजदार हथियार बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस उसे पकड़कर थाने ले आई। थाने पूछताछ के दौरान विनोद ने अपना जुर्म कबूल किया। बताया कि उसने किसी कारण अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले का एक रहने वाला था, लेकिन पिछले लगभग 30 वर्षों से दिल्ली दिलसा गार्डन पे ब्लॉक के कक्षा लड़का उसका कक्षा 6 में पढ़ता था और विनोद की नौकरी ड्यूटी रात की
होती थी, इसलिए वह सुबह ही आता था और वहाँ से अच्छा वेतन भी मिलता था, पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए दोनों बेटे अच्छे स्कूलों में भी पढ़ रहे थे। उसका बड़ा बेटा था, घर समय पर आ जाता था, उसका छोटा भाई मदन के पास में रहता था। दोनों भाइयों के बीच अच्छे संबंध थे, गाँव तो ना के बराबर जाना-आना था, इसलिए उसे कुछ साल माँ को दिल्ली बुला लिया, ताकि पूरा परिवार साथ रह सके। जब विनोद ने 10वीं में अच्छे नंबर लाए, तो विनोद और रेखा दोनों सुबह बहुत खुश थे। वे उसके भविष्य को लेकर नई योजनाएं बनाने लगे। बाहर से देखने पर ऐसा लगा था कि विनोद और रेखा का रिश्ता बहुत ही शांतिपूर्ण और सुखद है, लेकिन असलियत कुछ और थी। रेखा की उम्र करीब 36 साल की थी, लेकिन वह काफी मॉडर्न सोच रखती थी। हमेशा फैशनेबल कपड़े पहनती थी, जैसे 25-26 साल की लगती थी। रोज अपने बेटे को स्कूल छोड़ती थी। वहां पर कहीं अपने बच्चों के माता पिता भी मिलते थे। उसी कॉलोनी में रहने वाला विकास भी अपने बेटे को स्कूल लाने जाने आता था। वहीं रेखा को पसंद करता था और उसे छिपकर निहारा करता था। शुरुआत में रेखा ने विकास पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह बार बार उसे देखने लगा तो उसे यह बात अच्छी नहीं लगी। तो विकास खुद को सजा दे कर रखता था और आकर्षण दिखाता था। पहले तो रेखा ने उसकी हरकतों को अनदेखा किया, फिर धीरे धीरे उसका भी मन बदल गया। विकास का ध्यान आकर्षण करने लगा, अब वो भी छुप कर देखने लगी। उसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। उसका रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। किसी और के धीरे धीरे जब रिश्ता आगे बढ़ने लगा, अब दोनों पर फोन में बातचीत करने लगे, मिलते जुलते रहते थे और साथ समय बिताने लगे। रेखा को जब भी अकेलापन महसूस होता था तो विकास से बात करके अपना मन हल्का कर लेती थी, लेकिन उसका असर यह हुआ कि अपने पति विनोद को ध्यान देना कम कर दिया। उसके रिश्ते में दूरी आने लगी। रेखा के व्यवहार में आया यह बदलाव भाप लिया, उसे शक होने लगा। उसने रेखा के फोन पर नजर रखना शुरू कर दी। जब भी फोन पर कोई अनजान नंबर दिखाता है तो वह तुरंत पूछताछ करने लगता है। रेखा ऊपर से बेफिक्र और निडर बनने की कोशिश करती रही, लेकिन अंदर ही अंदर विनोद को साफ दिखने लगा कि उससे कुछ छुपाया जा रहा है। धीरे धीरे उसके बीच खटपट बढ़ती गई। शक और आत्मविश्वास इस कदर हावी हो गया कि घर में अक्सर झगड़े होना आम बात बन गई। एक दिन रेखा अपने बेटे को स्कूल से लेने गई, वहीं पर अचानक उसकी मुलाकात हो गई। दोनों ने खड़े खड़े बात करना शुरू कर दिया। तभी रेखा का फोन बजा। विनोद का था। देखा है, रेखा ने एक तरफ विकास से और दूसरी तरफ विनोद से बात करनी जारी कर दी। विनोद ने गौर किया कि रेखा की किस अंदाज में है। रेखा विकास से बात कर रही है, यह देखकर वह और चौंक गया। उसने तुरंत अपने फोन में वह सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। बाद में जब विनोद ने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी तो उसे साफ साफ समझ आ गया कि रेखा किसी और से रिश्ता है। घर लौटने पर विनोद ने अपने बेटे को दूसरे कमरे में भेज दिया। रेखा को पास बुलाकर मोबाइल रिकॉर्डिंग सुनाई और रिकॉर्डिंग में ऐसी बातें थी जो औरत सिर्फ अपने पति या प्रेमी से करती है। रिकॉर्डिंग सुनकर रेखा बिल्कुल सन्न रह गई। उसी दिन गुस्से में आकर विनोद ने एक तरफ पीटा। शाम को उसने रेखा को नया मोबाइल नंबर भी दिला दिया और सख्त चेतावनी दी। अब अगर उसने विकास से संपर्क किया, गैर मर्द से संपर्क किया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। फोन नंबर बदल देने के बाद रेखा अपने प्रेमी से बात नहीं कर पा सकती और बात नहीं कर पा रही थी तो क्योंकि उसे विकास का नंबर याद नहीं था और विनोद ने उसके फोन से वह नंबर भी डिलीट कर दिया। लेकिन रेखा को विकास से बात किए बिना चैन कहाँ आता, इसलिए उसने करीब किसी तरह अपना नंबर विकास तक पहुंचा दिया और उसे मिलने जुलने लगी। यानी कि उसने अपना नंबर प्रेम संबंध तोड़ने की बजाय उसे सिलसिला आगे बढ़ाया। और जब विनोद को यह आंख अब भी विकास से छिप कर मिल रही है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था कि अगर वह उसके साथ रहना चाहती है तो ठीक से रहना, वरना अपने प्रेमी के पास चले जाए। विनोद ने यह तय कह दिया कि अब वह उसे रोकने टोकने वाला नहीं है, मगर रेखा अब और भी जिद्दी हो चुकी है। उसने विनोद बिल्कुल अनसुना कर दिया। इस वजह से दोनों के बीच झगड़े और भी बढ़ गए। कई बार हालत बिगड़े, रिश्ता बिगड़ा। रिश्तेदारों ने बीच बचाव करके सुनवाई करी। इसी वजह से मामला कभी थाने पहुंच, कभी पुलिस थाने पहुंच। 20 जून को दिलकाश गार्डन में स्थानीय सप्ताही बाजार लगा हुआ था। वहां रेखा की मुलाकात फिर से विकास से हो गई दोस्तों, और फिर दोनों आपस में बातें करने लगे। उसी समय विनोद भी वहां पहुंच गया। उसने रेखा और विकास के साथ देखकर खुद को रोक लिया। हालांकि अंदर से उसका गुस्सा बहुत बड़ा था। वह बिना कुछ कहे सीधे अपने फ्लैट पर लौट आया। घर पहुंचने पर जब रेखा वापस आई तो विनोद ने साफ साफ कह दिया कि अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, तुम मेरा घर छोड़ो, अपने प्रेमी के पास चली जाओ। इस पर रेखा ने
जवाब दिया कि वह घर नहीं छोड़ेगी, वह उसका मन करेगा वही करेगी। पत्नी यह बात सुनकर विनोद बहुत गुस्से में आ गया। कुछ सोचकर अपने गुस्से को दबा लिया। अगले दिन छोटा बेटा को स्कूल से लेने के लिए खुद विनोद गया। उसने बेटे को सीधे नैनीहाल छोड़ दिया और अकेला ही घर लौट आया। विनोद का साला भी दिलशाद गार्डन में ही रहता था। रेखा ने बेटे को मायके छोड़ने वाली बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। उसी शाम घर पर पति पत्नी के बीच जोरदार लड़ाई हुई। उसके बाद विनोद अपनी ड्यूटी के लिए कृष्णनगर चले गया। जब अपनी ड्यूटी के लिए वो घर से निकल गया तो विनोद पूरी रात शराब पीकर नशे में रहा। उसने पहले से सोच लिया था कि मीट काटने वाला बड़ा छप्पड़ अपने बैग में छुपा लिया। सुबह 5 बजे यह अपने घर लौटा। योजना पूरी करने के लिए उसे छोटे भाई के कमरे की कुंडी बाहर से बंद कर दी। फिर उसने रेखा को आवाज देकर दरवाजा खोलने को कहा। जैसे ही रेखा ने फ्लैट का दरवाजा खोला तो विनोद ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। रेखा ने बेटे विनीत को बचाने के लिए जोर से आवाज दी। उसी समय विनोद ने छुपा हुआ झापड़ बाहर से निकाला और खतरा समझकर रेखा भागने लगी, लेकिन विनोद सतर्क था और किसी हालत में उसे भागने नहीं देना चाहता था। उसने झापड़ से देखा कि सर पर जोरदार वार किया करने से रेखा के सर फट गया और वहां पर गिर गई। विनीत ने मां को बचाने की कोशिश की, लेकिन वार उसके हाथ पर भी लग गई। डर से विनीत भाग गया और अपने चाचा मदन को बुलाया। गुस्से में आकर विनोद ने रेखा पर लगातार 35 वार कर डाले। तभी विनीत ने चाचा के कमरे में कुंडी खोली और मदद के लिए पुकारा। रेखा की चीख पुकार सुनकर आसपास के पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए। भीड़ देखकर विनोद वहां से फरार हो गया। वह आनंद विहार के पास एक सुनसान पब्लिक टॉयलेट में गया और वहां खून से सनी शर्ट बदलकर बैग में छुपाकर दिन भर कोसावी इलाके में छिपा रहा। शाम को बेटे विनीत की हालत की चिंता होने लगी और वह अपने फ्लैट की ओर, अपने घर की ओर निकल गया और वहां से लौटने लगा। उसका इरादा अपने कपड़े और नगदी लेकर पौड़ी गढ़वाल भागना था, लेकिन अतिरिक्त थाना प्रभारी पुलिस वालों ने यह वारदात को 22 जून को पकड़ ली। विनोद ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। उसे अदालत में पेश कर लिया गया और फिर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हरकतों की वजह से एक खुशहाल घर हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। और आज दूसरी घटना दोस्तों, दूसरे लड़के की जिंदगी में आने से एक खुशहाल परिवार, बेटा बहू, पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इसलिए तुम्हारे पास जो है उसी में खुश रहो। अपना पति को, जैसा भी है तुम्हारा पति, उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि खुशी भले हमारे मन मुताबिक ना हो, लेकिन जीना है, रहना है। लेकिन जिंदगी तो कितनी है, अपना जिंदगी रहेगी तो उसी के साथ, जैसा भी उसके साथ जिंदगी तो रहेंगे, उसके साथ तो रहेंगे, अपने बच्चों के साथ रहेंगे, अपनी माँ बापों से मिल पाएंगे, क्योंकि ये दुनिया में आए हैं तो जी के तो जाएंगे। लेकिन ऐसी तमाम हरकतें करके शायद हम इतनी सी जिंदगी भी कहाँ जी पाएंगे, क्योंकि मौत कहाँ है, किसके हाथों है, कब मत्ती भ्रष्ट हो जाए किसी की कोई पता नहीं। इसलिए अपने आप में खुश रहा करो दोस्तों। पैसे भले ज्यादा हो कम हो, उससे कोई मतलब नहीं है। पति क्या खुशी दे रहा है क्या नहीं दे रहा है उससे भी गौर नहीं, अपने आप से काम चला लो। लेकिन ऐसा हरकतें ना करने से बचना चाहिए, अपनी जिंदगी को बचाना चाहिए। दोस्तों रखती हूँ। आई लव यू दोस्तों, मेरे मुझे प्यार देने के लिए।